कल हम लोगों ने देखा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का हमने रेखीय प्रस्तुतिकरण कल हमने देख लिया, धारा 1 से लेकर के धारा 167 तक। आज हम अध्याय 1 प्रारंभिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें धारा 1 से लेकर के 4 धाराएं तक हैं। धारा 1 हमारा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करता है। संक्षिप्त नाम, इसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा, अर्थात इसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसका प्रारंभ यह 15 मार्च 1872 को बन करके तैयार हुआ और सितंबर के प्रथम दिवस 1872 को यह लागू हुआ, अर्थात 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, सिवाय सेना न्यायालय को छोड़ करके। सेना न्यायालय अर्थात जहाँ पर आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट जहाँ पर लागू हैं, और इसके अतिरिक्त शपथ पत्रों पर और माध्यस्थ की कार्रवाइयों में हमारा एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। इसके अतिरिक्त न्यायालय की प्रत्येक कार्यवाही में जो क्रिमिनल कार्यवाहियाँ हैं उसमें हमारा एविडेंस एक्ट लागू होता है। इसके अलावा अगर हम धारा 2 को देखें तो धारा 2 को निरसित कर दिया गया है। 1938 के निरसन अधिनियम के अधीन इसको निरसित कर दिया गया है। वहीं अगर सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 निर्वचन खंड की बात करता है, जिसमें 10 परिभाषाएं दी गई हैं। पहला परिभाषा न्यायालय की परिभाषा है। न्यायालय में 4 व्यक्तियों को यहाँ पर इस परिभाषा में रखा गया है। एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, माध्यस्थ और इसके अलावा वह व्यक्ति जो वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उस व्यक्ति को भी न्यायालय की परिभाषा में रखा गया है। अगला परिभाषा हमारा तथ्य की परिभाषा है। तो हमारा तथ्य 2 बातों पर डिपेंड करता है। एक हम फिजिकली बात करते हैं, जैसे कोई वस्तु है या वस्तुओं की कोई अवस्था है या वस्तुओं का कोई ऐसा संबंध जिसे हम अपनी इंद्रियों से पता लगा सकते हैं, इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, उसे हम तथ्य कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण स्वरूप हम देखें तो जैसे कहीं ए नामक व्यक्ति का किसी कमरे में, किसी मकान के अंदर उसका हत्या हो गया है, जबकि वह अपने घर में अकेला रहता था, उसके परिवार में और कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी हत्या हुई तो जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसके घर में चाय के 2 कप पड़े हुए हैं, अभी दोनों कप गर्म हैं और उसमें थोड़े थोड़े चाय भी हैं। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि कम से कम 2 लोग वहाँ उपस्थित थे। 2 या 2 से अधिक लोगों की वहाँ उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि उसकी हत्या कम से कम उसका कोई जान पहचान वाला था। तो अर्थात वहाँ पर चाय की गर्म केतली या कप का टूटा हुआ पाया जाना या कुर्सी का टूटा हुआ पाया जाना, सामान बिखरा हुआ पाया जाना, ये वस्तुओं की स्थिति ये हमें बताती है कि वहाँ पर, तो यह एक तथ्य का विषय हो गया। वस्तुओं की स्थिति जो हम देख पा रहे हैं कि कप का टूटा हुआ पाया जाना, जबकि वह अकेला रहता है था, 2 कप चाय वहाँ पर उपस्थित होना, तो ये सारे जो है कि तथ्य के विषय हैं। तो यह भी तथ्य की परिभाषा में आता है। तो ये तो फिजिकली हमको दिख रहा है कि वस्तुओं का क्रम जो है कि वस्तुओं की जो क्रमबद्ध तरीके से जो रखा होता है, जैसे चेयर लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन चेयर पता चला कि चेयर इधर बिखरा पड़ा है, सामान इधर गिरे पड़े हैं, तो ये हमारे तथ्य के विषय हो गए। तो ये तथ्य की परिभाषा में पहला एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हमारी होती है मानसिक दशा। मानसिक दशा जिसका भान किसी न किसी व्यक्ति को है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने हत्या की है या फिर किसी व्यक्ति की हत्या हुई है तो किस कारण से हुई होगी। कुछ दिनों से वो व्यक्ति बहुत परेशान रहता था, किसी से बात नहीं करता था, जबकि उसके पहले उसकी जो सबसे मिलजुल कर रहने वाला व्यक्ति था, सामाजिक व्यक्ति था।
लेकिन कुछ दिनों से वो परेशान रहता था और अकेला रहना पसंद कर रहा था। तो ये एक मानसिक दशा को की ओर इंगित करता है। तो यह भी एक तथ्य का विषय है। तो दो चीज़ें हैं, एक मानसिक और दूसरा वस्तु अर्थात फिजिकल। तो तथ्य के विषय में दो हमारे आवश्यक एलिमेंट हैं, एक हमारे वस्तु हो जाएंगे और दूसरा मानसिक दशा। अगला अगर परिभाषा हम देखें सुसंगत की परिभाषा, तो इस अधिनियम के अधीन सुसंगत की परिभाषा में यह दिया गया है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है अगर इस अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था दी गई है। एक तथ्य दूसरे तथ्य से संसक्त है, जुड़ा हुआ है और उसको सुसंगत माना गया है इस अधिनियम में, तो उसे सुसंगत कहेंगे। मात्र यही सुसंगत की परिभाषा दी गई है इसमें। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो क नामक व्यक्ति मार्केट जाता है और वहाँ से कुछ ऐसे सामग्री खरीदता है जिससे किसी व्यक्ति की हत्या की जा सके। जैसे उसने क्या किया, जहर खरीदा। अब तत्पश्चात 2 दिन बाद पता चलता है कि उसी के किसी रिश्तेदार की जहर खाने से या जहर दिए जाने से उसकी मृत्यु कारित हो गई है। तत्पश्चात पता चलता है कि यह व्यक्ति उसके वहाँ गया था या उससे मिला था। अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि उसने जहर खरीदा था और यह भी पता चल जाता है कि वो उससे मिला था, तो कहीं ना कहीं दोनों बातें एक दूसरे से क्या हो रही हैं, सुसंगत हो रही हैं कि जहर उसने खरीदा और वह जा कर के जिससे मिला उसकी जहर खाने से या फिर जहर दिए जाने से उसकी मृत्यु कारित हो गई है, अर्थात उसकी हत्या हो गई। तो ये दो तथ्य आपस में सुसंगत हैं, रिलेवेंट हैं। वहीं अगर हम अगला परिभाषा देखें, विवादक तथ्य की परिभाषा दी गई है। विवादक तथ्य में क्या होता है कि जो हमारे विवादक तथ्य होते हैं, फैक्ट इन इशू होते हैं, इसमें क्या होता है, किसी अधिकार के बारे में, किसी दायित्व के बारे में, किसी कर्तव्य के बारे में और उससे संबंधित मतलब कोई एक ही बात के बारे में, एक ही दायित्व के बारे में, एक ही अधिकार के बारे में एक पक्षकार अर्थात एक व्यक्ति उसे स्वीकार करता है और दूसरा उसी बात को, उसी तथ्य के बारे में उसे अस्वीकार करता है, जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार के जो इशू होते हैं उसी को हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। सपोज दैट यह कहा जा रहा है कि कौन ने ख की मृत्यु कारित की है, तो पहला तो फैक्ट इन इशू यही हो गया कि कौन ने ख की मृत्यु कारित की है, जबकि क यह कहता है कि नहीं, उसने ख की मृत्यु कारित नहीं की है, जबकि ख के संबंधी या और अन्य लोग कहते हैं कि नहीं, क ने ही ख की मृत्यु कारित की है। तो यह प्रश्न कि कौन ने ख की मृत्यु कारित की है विवादक प्रश्न है। इसके अलावा विवादक प्रश्न यह भी हो सकता है कि कौन ने ख को अति घोर क्या किया, अपहानि कारित की, जिसके वजह से उसकी मृत्यु कारित हो गई। तो ये सारे के सारे क्या हैं, विवादक तथ्य हो सकते हैं। विवादक तथ्य सिंपली ये जान लीजिए यह होता है कि जहाँ एक ही बात के बारे में, एक ही बात को लेकर के दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है, एक उसको स्वीकार करता है और दूसरा उसी को अस्वीकार करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फैक्ट इन इशू कहते हैं, विवादक तथ्य कहते हैं। अगला हमारा परिभाषा दस्तावेज की है। तो दस्तावेज से अभिप्राय क्या है, दस्तावेज से अभिप्राय है, दस्तावेज से ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों द्वारा, अंकों द्वारा या चिन्हों के साधनों द्वारा क्या किया गया है, उसे अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है। किसी भी पदार्थ पर अक्षरों की सहायता से, अंकों की सहायता से या रेखाओं या चित्रों की सहायता से या एक से अधिक साधनों की सहायता से क्या किया गया है, उत्कीर्ण किया गया है, वर्णित किया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दस्तावेज कहेंगे। इसके अलावा उत्कीर्ण किया गया है और उसका प्रयोग, उसका उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके, अर्थात जो लिखा गया है अगर आवश्यकता पड़े तो उसे कहीं पेश किया जा सके,
या उसे सिद्ध किया जा सके तो उसे हम क्या कहेंगे? दस्तावेज कहेंगे। जो लेख दस्तावेज होती है उसमें मुद्रित चीज़ें होती हैं, मुद्रित शिलाएं और फोटो चित्र भी आते हैं। इसके अलावा मानचित्र, रेखा चित्र, ये सारे के सारे क्या होते हैं? दस्तावेज आते हैं, दस्तावेज होते हैं। अब अगला परिभाषा हमारा साक्ष्य की परिभाषा है। तो साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है क्या? इसमें दो चीज़ें दी गई हैं। साक्ष्य के अंतर्गत जो है कि दो चीज़ें आती हैं। एक वह साक्ष्य जो मौखिक है और दूसरा वह साक्ष्य जो दस्तावेजी है। जब कभी न्यायालय साक्षियों से यह अपेक्षा करती है या उन्हें आदेश देती है कि वह न्यायालय के समक्ष आ करके अपना साक्ष्य दें, तो उसे हम क्या कहते हैं? यह भी साक्ष्य के अंतर आता है, लेकिन यह मौखिक साक्ष्य है। वहीं पर जब किसी न्यायालय में निरीक्षण के लिए पेश किया गया कोई दस्तावेज है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी सम्मिलित है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दस्तावेजी साक्ष्य कहेंगे, जो कि साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। अगली परिभाषा साबित की है, ना साबित है और साबित नहीं हुआ। ये तीनों एक तरह के शब्द हैं, लेकिन तीनों में बहुत ही अंतर है। साबित और ना साबित दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। साबित का मतलब क्या होता है कि एक पक्षकार जो वह साबित करना चाहता था, अगर न्यायालय को लगता है कि उसने साबित कर दिया है या उसकी बातों में सच्चाई है, दिख रही है, तो न्यायालय यह मान लेगा कि वह क्या हो गया है? साबित हो गया है। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो जैसे प्रश्न यह है, विवादक प्रश्न यह है कि कौन ने ख की लाठी से मारकर मृत्यु कारित की है। अब अगर ख को यह साबित करना है कि कौने ही जो है कि ख के परिवारजनों को जो है कि ग हैं, अब ग यह सिद्ध कर देता है कि कौन ने ही ख को मारा है लाठी से। अगर क इस बात का प्रूफ देता है, साक्ष्य देता है न्यायालय के समक्ष, तब न्यायालय को अगर यह लगता है कि ग सत्य कह रहा है और उसके द्वारा दी गए जो साक्ष्य हैं वो बिल्कुल सत्य एवं सही है, तब न्यायालय यह साबित मानेगा कि क ने ही लाठी से मारकर ख की हत्या की है। वहीं ना साबित में अगर हम देखें तो बिल्कुल यही उदाहरण आप रख सकते हैं कि जहाँ पर विवादक प्रश्न यह है कि क ने ख की लाठी से मारकर मृत्यु कारित की है, तो वहीं ख का संबंधी ग अगर यह सिद्ध नहीं कर पाता है कि क ने ही ख की मृत्यु कारित की है, तो न्यायालय इस बात को कि क ने ख की मृत्यु कारित की है उसे ना साबित समझेगा। अर्थात यह सिद्ध नहीं हो पाया कि क ने ही ख की मृत्यु कारित की है। वहीं अगर साबित नहीं हुआ की परिभाषा अगर हम देखें तो साबित नहीं हुआ उसे कहा जाता है कि न तो न्यायालय इस निर्णय पर पहुंच पाई कि क ने ख की मृत्यु कारित की है और न ही न्यायालय इस निर्णय पर पहुंच पाई है कि क ने ख की मृत्यु कारित नहीं की है। अर्थात कुछ भी सिद्ध नहीं हो सका है। वहीं अगली परिभाषा भारत की है। तो भारत के अंतर्गत भारत से भारत का संपूर्ण राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। तो ये हमारा सेक्शन 3 निर्वचन खंड, जिसमें 10 परिभाषाएं थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब इसी में आता है सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 है वो उपधारणाओं से संबंधित है। इसमें 3 प्रकार की उपधारणाओं की बात की गई है सेक्शन 4 में। एक उपधारणा कर सकेगा, दूसरा उपधारणा करेगा और तीसरा निश्चायक सबूत में प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। में प्रिज्यूम उपधारणा कर सकेगा जब कोई विवादक तथ्य उत्पन्न होता है, जिसमें जब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 81, 82, 83, 84, 85 और 89, वहाँ पर उपधारणा करेगा यानी कि सेल प्रिज्यूम की बात की गई है। वहीं 86, 87, 88 और 90 की बात जब हम करते हैं तो वहाँ में प्रिज्यूम की बात की गई है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे कि सेल प्रिज्यूम, में प्रिज्यूम क्या है। और इसके साथ निश्चायक सबूत की बात की गई है। निश्चायक सबूत में क्या होता है कि जहाँ पर दो तथ्य, जैसे कि दो तथ्य आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि अगर पहला तथ्य साबित हो जाता है तो दूसरा तथ्य भी साबित मान लिया जाएगा।
और न्यायालय यह अवसर नहीं देगा पक्षकार को कि वह अपनी सफाई में कोई साक्ष्य पेश करे, यह अवसर ही नहीं देगा। और वहीं पर दूसरा तथ्य पहले तथ्य से इस प्रकार जुड़ा होता है कि अगर दूसरा तथ्य साबित हो जाए तो पहला तथ्य भी साबित मान लिया जाता है। सपोज दैट, एक उदाहरण से अगर इसको हम समझें निश्चायक सबूत को, तो हम कह सकते हैं कि अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि क ने रात के 2 बजे ख के दुकान का ताला तोड़ा, मात्र इतनी चीजें प्रूफ हुई हैं कि क ने रात के 2 बजे ख के दुकान का ताला तोड़ा, तो यह प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है कि क ने चोरी नहीं की। न्यायालय यह मान लेगा कि जिसने ताला तोड़ा है चोरी भी उसी ने की है। अगर यह दो तथ्य अलग अलग हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं कि एक ने ताला तोड़ा दूसरे ने चोरी की, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर यह बात प्रूफ हो जाती है कि क नामक व्यक्ति ने ही ख नामक व्यक्ति की दुकान का ताला रात के 2 बजे तोड़ा, अगर यह बात सिद्ध हो जाती है तो न्यायालय क को चोर मान लेगी और न्यायालय उस क को यह साक्ष्य देने की अनुमति ही नहीं देगी कि आप यह प्रूफ करिए कि आपने चोरी नहीं की है। अर्थात ये दो तथ्य आपस में जुड़े हुए हैं। अगर यह पता चल जाता कि चोरी किसने की है तो यह भी पता चल जाता, तो न्यायालय यही मान लेते कि जो चोर है उसी ने ताला तोड़ा। और अगर यह प्रूफ हो गया कि जिसने ताला तोड़ा तो न्यायालय उसे मान लेगी कि वही चोर है। तो अर्थात ये दो बातें आपस में क्या हुई हैं कि इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं कि एक दूसरे का निश्चायक सबूत है। तो यहीं पर अध्याय 1 समाप्त हुआ और कल हम अगली वीडियो में अध्याय 2 को आरंभ करेंगे। धन्यवाद।